बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, खूबसूरत सुबह है मगर खूबसूरती के साथ साथ धुंध बहुत है। अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं आज, तो आप ये एहतियात रखें कि आज आपने जब आसपास की राइट लेफ़्ट कोई गाड़ियाँ आपके ट्रैवल कर रही होंगी, इर्द गिर्द आपको कोई और सवारियाँ दिख रही होंगी, तो आपने बहुत एहतियात से राइट और लेफ़्ट टर्न करना है, क्योंकि जो धुंध है ये अब इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। इसका टाइम जो है ये एटलीस्ट आपको जो है ना मिलेगी कोई 10 साढ़े 10 बजे तक। तो अभी भी जो घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं वो अपना ख्याल रखें। अच्छा, कुछ बेगमात होती हैं, उनको बड़ा शौक़ होता है कि जब इस तरह के धुंध वाले हालात हों, बाहर सब कुछ हो, उसके बावजूद वो जो है ना मियाँ साहब अभी घर से निकलते ही हैं तो वो उनको फ़ोन करके ना तो वो फ़ौरन ही सुबह सुबह चिक चिक शुरू कर देती हैं कि तुम जा रहे हो, तुम वापसी में ये करना, तो तुम यूँ करना, तुमने ऐसा कर दिया, रात को कोई झगड़े या कोई आफत। तो वो सुबह सुबह सारी चिक चिक लेके जो है ना मियाँ साहब जो हैं घर से निकलते। अब आपको पता है इसमें होता क्या है, इंसान जब किसी ट्रॉमे में हो, किसी डिप्रेशन का शिकार हो, किसी स्ट्रेस का शिकार हो, घर से कोई उसको स्ट्रेस या तकलीफ़ मिली हो, तो पूरे सफ़र वो गाड़ी चलाएगा और वो यही सोचता रहेगा, वो बाइक पे बैठा हो यही सोचता रहेगा। जो बंदा घर से निकल रहा है ना, उसको बड़ा फ्रेश घर से निकालें, उसको घर में स्ट्रेस मत दें। जब वो घर में बैठा है, जो भी मसले मसाइल हैं आपके घर के अंदर सॉल्व कर लें। घर से बाहर निकालें तो उसको चिक चिक में, आफतों में, स्ट्रेस की सूरतों में बाहर ना धकेलें। आपको क्या पता बाहर के हालात कैसे हैं, रोड के हालात कैसे हैं, ट्रैफिक के हालात कैसे हैं, मौसम के हालात कैसे हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ, स्मोक इतनी बुरी तरीके से फैली हुई है, बहुत है, फॉग स्मोक दोनों मिक्स है। आप बाहर निकलें, सांस लें, आपको पता चलेगा। फिर मैं जैसे सुबह सुबह आती हूँ, उससे बहुत सारे लोग सुबह सुबह निकलते हैं ना, तो बड़ी मुश्किल है। गाड़ी चलाओ तो राइट लेफ़्ट कोई चीज़ नहीं दिख रही होती है, नेविगेशन के थ्रू जाना पड़ता है। मैं तो नेविगेशन लगा लेती हूँ ताकि वो जो मेन रोड है वो निकल जाए, क्योंकि मैं डिफेंस रहती हूँ, तो डिफेंस से मुझे कुछ ऐसे एरियाज़ मिलते हैं जहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा स्मोक होती है। तो ख़ास ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है। हम लाहौर में रहते हैं, हमें बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, एक मज़ेदार सी ख़बर है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। नाज़रीन, बाथरूम में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने पर एक इंजीनियर को मुलाजमत से बाहर कर दिया गया है। कौन कौन यहाँ पर जो है ना अब बाथरूम में ज़्यादा टाइम गुजारता है। और ये उल्टी सीधी हरकतें जो है ना ज़्यादा चीन वाली जगह से हमें सुनने को मिलती है। चीन में एक कंपनी है जहाँ पर ऐसा हुआ कि बहुत काफ़ी अरसे से ना एक बंदा था जो जॉब कर रहा था, ठीक है, मगर कुछ टाइम से वो बाथरूम के अंदर जाते थे तो टाइम स्पेंड करते थे, मतलब मोस्टली 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम होता था जो स्पेंड करते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि उन्होंने 4 दिन सॉरी एक दिन तो ऐसा हुआ कि उन्होंने 4 घंटे वॉशरूम में टाइम स्पेंड किया। इस पर कंपनी ने जब नोटिस किया कि ये तो अपनी सीट पर है ही नहीं और ये 4 घंटे से ही जो है ना वॉशरूम के अंदर है, फिर उन्होंने इतना टाइम वॉशरूम पे गुजारने पर उनको फायर कर दिया। मैं ठीक ठाक, अभी वर्दा सिकंदर आएंगी, आपको मैं ये बता दूँ। सॉरी, मुझे खांसी आ गई थी, ब्रेक करना पड़ा। ओह माय गॉड, ऑलराइट। हाँ, तो हम कह रहे थे कि अपनी कंपनी में इतना टाइम ना गुजारा करें वॉशरूम में, क्योंकि वहाँ पर चीन में भी जो मुलाजिम थे ना, उनका ये कहना था कि मुझे पाइल्स का इशू है जिसकी वजह से ना मुझे तकलीफ़ थी और मैं वॉशरूम में काफ़ी टाइम जो है ना अब वो जो था फ़ैसला वो उन्होंने जब अदालत में केस लेके गए तो वो कंपनी के हक़ में दे दिया, इस वजह से भी कि मुझे लगता है कि शायद वो रिपोर्ट्स या तो गलत होंगी या फिर अगर सही भी होंगी तो कंपनी का काफ़ी नुकसान हो रहा था। जो स्टाफ हैं उनमें से अगर इस तरह का कोई फ़र्द ऐसे करेगा तो सारा दिन कंपनी में बंदा काम क्या करेगा। 6-8 घंटे की शिफ्ट है, 4 घंटे वॉशरूम में रहेगा तो क्या काम करेगा, कंपनी तो नुकसान में जाएगी इस वजह से। तो खैर, आज हमारा जो टॉपिक है नाज़रीन उसकी तरफ आते हैं, वो है टीनेजर के हवाले से, कि जब हम टीनेज में जाते हैं, मैं जाऊँगी, हम मतलब मैं कैसे जाऊँगी, मैं तो टीनेज पार कर चुकी हूँ। मतलब जो हमारे बच्चे हैं, जो आप लोग के बच्चे, जब वो टीनेज की तरफ जाएंगे ना, बड़े सूखे सूखे कांगड़ी पहलवान होते हैं। हम सेहत पे फोकस तो करते हैं, ख्याल भी कर रहे होते हैं, हर चीज़ खिला रहे होते हैं, मगर बच्चों की सेहत पकड़ नहीं रही होती है। बच्चे वैसे ही सूखे सूखे पतले तीरी कद भी निकाल रहे होते हैं टीनेज में, आपको पता है, और आफत लंबे चुंगे लगते हैं, मगर सेहत उनके अंदर नाम ही नहीं पाई जाती।
तो आज उसके ऊपर हम बात करेंगे कि हम अपने टीनेज बच्चों को किस तरीके से अच्छी ग़िज़ाएँ खिला के उसको डील कर सकते हैं। हमारे पास वर्दा सिकंदर है, मैं बुला लेती हूँ। वर्दा आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? Good, आप बताइए आप कैसी हैं? And what a beautiful change. You're looking so pretty. आ जाए। अच्छा, वर्दा जो है ना मेरी तारीफ करके मेरा दिन बना देती है। वर्दा का माइक काम नहीं कर रहा, हम उनका माइक ठीक करेंगे, मगर एक ब्रेक दरकार है, उसके बाद आपको मिलते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, वर्दा सिकंदर हमारे साथ मौजूद है और आपको पता है शी इज़ अ वंडरफुल डाइटिशियन। आपको हमेशा आके बताती हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हैं, तो सेहत से जुड़ी हैं और आपको भी सेहत के साथ जोड़ देती हैं। तो हमने आज इनसे पूछना है, जो टीनेज बच्चे होते हैं उनकी सेहत को अच्छा करने के लिए हम क्या ग़िज़ाएँ खिला सकते हैं या कौन सी ऐसी गलतियाँ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वर्दा, कौन सी मिस्टेक्स हम करते हैं जो हमारे बच्चे सूखे कांगड़े रह जाते हैं, बाकियों के बच्चे हमें बड़े सेहतमंद लगते हैं? अच्छा देखिए, आजकल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा जो डाइट का आपका एरा होता है ना, जो सबसे ज़्यादा जहाँ न्यूट्रिशन मैटर करती है वो टीन एज है। सबसे पहले तो बहुत खूबसूरत टॉपिक आप लोगों ने चूज़ किया है। 13 ईयर्स से 18 ईयर्स तक की एज ऐसी होती है जिसमें बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट होनी होती है, पुबर्टी होनी होती है, ब्रेन फोकस्ड होना होता है, मस्कुलर ग्रोथ होनी होती है, गट जो है उसको प्रॉपर रिपेयरिंग होनी होती है, मसल ग्रो होना होता है। अब इस टाइम के अंदर हम अपनी न्यूट्रिशनल मिस्टेक सबसे ज़्यादा करते हैं। अच्छा, अब यूजुअली होता ये है कि ये ऐसा टाइम होता है जिसमें माएँ कह रही होती हैं हमारा बच्चा ना अब हमारे हाथों से निकल गया है, बच्चा अपनी मर्जियाँ करता है, अपनी मर्जियों से खाता है और वो चीज़ें खाता है जो उसका दिल करता है। अच्छा, अब इस सारे मसले की वजह से आजकल जो कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स टीनेज बच्चों में बाय द रिसर्च डेटा देखे जा रहे हैं, वो ये देखे जा रहे हैं। सबसे पहले दुबले पतले का आपने जिक्र किया, बिल्कुल जो बच्चे हैं या बच्चियां उनकी मस्कुलर ग्रोथ नहीं। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि आजकल हाइट्स बहुत छोटी रह रही है। यूजुअली टीन एज एक ऐसी एज होती है जिसमें पुबर्टी के साथ बच्चे की हाइट निकलनी होती है, तो इसमें यूजुअली स्टंटेड बहुत ज्यादा बच्चे देखे जा रहे हैं। थर्डली ऐसा देखा जा रहा है कि अगर हम स्किन की बात करें, हेयर्स की बात करें, जो एजिंग से प्रॉब्लम, स्किन रिजुविलेट करना या ये प्रॉब्लम्स जो 40 साल के बाद आते थे, आज वो 13 साल की उम्र में शुरू हो चुके हुए हैं। हर टीनेज बच्चा जो है वो कह रहा होता है कि मेरे मैदा जो है वो डिस्टर्ब है, मैं कुछ भी खाऊं तो मुझे गट एसिड रिफ्लक्स होता है, वो खाना बाहर को आता है, सुबह नाश्ता नहीं किया जाता। तो अब ये कॉमन जितनी भी प्रॉब्लम्स है, मूड स्विंग्स का बहुत इशू है, बच्चे एंजाइटी और डिप्रेशन, अब ये तमाम प्रॉब्लम्स जितने भी हो रहे हैं ये इस एज ग्रुप के अंदर गलत डाइट और गलत न्यूट्रिशन लेने की वजह से। तो डाइजेस्ट जो अगर नहीं हो रहा तो उसकी एक वन ऑफ द रीज़न ये भी तो हो सकती है ना कि बच्चे जो है कार्ब्स की इंटेक कम ले रहे हैं, क्योंकि कार्ब्स को भी किस हिसाब से बच्चों को देना है आज की माओ को नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो जो पकता था घर में खा लेते तो उस वक्त हमें सब कुछ हजम भी होता था और उस वक्त ये बाहर की इतनी ग़िज़ाओं का फैशन भी नहीं था, ना हम ये पिज़्ज़े शॉर्मास खाते थे, बर्गर खाते थे, इतने बन कबाब खाने जाते होते थे, हमें याद है, सूप पीने जाते होते थे अंडे वाला, इस तरह की चीज़ें हम लोग खाते थे, चाट खाते थे एंड ऑल दैट। बट ये जो नई नई खाने की डिशेस अब जो फास्ट फूड में आ गई ना, जाहिर सी बात है डिफरेंट। कार्ब्स की कमी तो नहीं कर रहे हम बच्चों के अंदर? बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। एग्जैक्टली कार्ब्स की कमी बहुत ज़्यादा कर रही है और उसकी एक अहम वजह यह है कि आजकल जब हम बच्चों की बात सुनते हैं या टीन एज में, उसमें बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्रीक बच्चे हो चुके हैं। बच्चियों की बात की जाए तो वो दे आर इन द ट्रेंड्स और उसमें वो क्या करते हैं, ज़ीरो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है कि हाई प्रोटीन डाइट को बच्चे फोकस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यूजुअली होता ये है कि अब हम लोग रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं या बच्चे अब इस टाइम में कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जब जा रहे होते हैं तो यूजुअली बच्चे ट्रेंड्स फॉलो करते हुए, आजकल हम रेस्टोरेंट्स में भी ऑप्शंस देखते हैं तो वो ज़्यादा वो ऑप्शंस हैं जैसे स्टेक्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है, चिकन फिलेट्स है, हाई प्रोटीन डाइट को बहुत एम्फेसाइज किया जाता है। इस टाइम के अंदर टीन एज के अंदर 3 in 1 एक रूल है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन की जुबान में कि आपने अपनी तीनों मील्स के साथ
एक दिन के अंदर कार्ब जरूर लेने हैं। अब जो आपका 3 in 1 रूल है उसमें किस तरह आपने कार्ब लेने हैं। नाश्ते में आप 80 ग्राम तक कोई भी कार्ब का पोर्शन ले लें। उसमें आप क्या कर सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, जौ का दलिया ले सकते हैं। अब जैसे मौसम अच्छा है तो आप मेथी की रोटी, बेसन का चिल्ला बना के अंडा और बेसन मिक्स करके अंदर आप कुछ दालें डाल लें और उसका पराठा या रोटी इस्तेमाल कर लें, जिसमें कार्ब्स भी आ जाएंगे, प्रोटीन भी आ जाएंगी और दालों के अंदर जो फाइबर है वो भी आ जाएगा, जिसकी वजह से वेट भी इंक्रीज नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरा मील है उसमें भी कार्ब्स को लाजमी शामिल करें। अब यूजुअली टीन्स जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा चल रही होती है और उनका मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ होता है, तो इसलिए उन्हें ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं कि अगर हम दिन में 3 टाइम कार्ब्स खाएंगे तो हम लोग मोटे हो जाएंगे। वो एक तो ये है कि फिजिकल एक्टिविटी को लाजमी शामिल रखें और उसके बाद दिन की जो दूसरा पोर्शन है दोपहर का, उसमें चावल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड का सैंडविच इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद रात को आपने ज़रूर कार्ब्स शामिल करनी है। अब यूजुअली ये होता है कि लेट नाइट डिनर्स हो रहे होते हैं तो उसमें हम कहते हैं कोई फ्रूट खा लेते हैं, कोई मिल्क का ग्लास ले लिया, कार्ब्स को नहीं लेते। तो आप अगर रात को प्रॉपर कार्ब्स नहीं लेंगे तो आपके जो मसल्स ब्रेक हुए हुए हैं, तो इसलिए डिनर में प्रोटीन्स के साथ भी कार्ब्स लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब यूजुअली देखते हैं हम आजकल टीन एज के अंदर चाइल्डहुड ओबेसिटी सिंड्रोम भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। अब इसकी वजह से ज़्यादातर जो टीन एज बच्चे या बच्चियां होती हैं वो अपनी रूटीन से कार्ब्स को निकाल देते हैं। तो इधर मैं बताती चलूं, हमारे पास 2 तरह की कार्ब्स हैं। एक है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ऐसी कार्ब्स हैं जो कि गुड कार्ब्स हैं और वो हमने अपनी रूटीन के अंदर शामिल रखनी है। ना वो आपका वेट बढ़ाएंगे, ना वो आपका मसल अफेक्ट होने देंगे, बल्कि उसके अंदर मौजूद मुकम्मल गजाइयत, होल व्हीट को कहा जाता है स्टेपल फूड है, मुकम्मल गजाइयत है उसके अंदर। तो इसलिए इसमें अब अगर मैं आपको बताऊं तो जितने भी ब्राउन कार्ब्स हैं, आपने ओट्स लेने हैं वो आप ब्राउन ओट्स इस्तेमाल करें। आपने आटा इस्तेमाल करना है, होल व्हीट का आटा इस्तेमाल करें, ब्राउन आटा इस्तेमाल करें। उसके बाद आपने अगर चावल इस्तेमाल करने हैं, आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करें। इनसे आपका बिल्कुल वेट नहीं। अब वो कार्ब्स जो कि आपके लिए जहर है और जो आप लोगों ने वो कार्ब्स ही आज यंग बच्चे और बच्चियों के अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम्स, स्टंटेड ग्रोथ, बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी ना होना, बच्चों के अंदर डायमेंशिया का इशू बहुत ज़्यादा होना। अब ये तमाम मसले जिन कार्ब्स की वजह से आते हैं उन्हें हम कहते हैं रिफाइंड कार्ब्स। रिफाइंड कार्ब्स क्या है? ऐसी कार्ब जो खुद से बनाई गई हैं या जिसके अंदर से हर गजाइयत खत्म कर दी गई है। खुद से बनाई हुई कार्ब्स, फॉर एग्जांपल खुद से बनाई हुई कार्ब्स जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं सफेद मैदे से बनी तमाम अशिया। आज तो अगर हम बात करें तो हमारे पास फ्राइज या जितनी चीजें हैं दे आर ओनली स्टार्च, वो सिर्फ मैदा है। तो ये वाली कार्ब जो हैं ये हार्मोन्स प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं। आजकल बच्चियों के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओएस का बाइस बनती है। तो ये वाली कार्ब्स को हमने अपनी ज़िंदगी से एक बिग क्रॉस लगाना है ताकि हमारी टीन एज में प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। अब इससे बनी चीज़ें क्या क्या आ जाती हैं? अब होता है ये हम सुबह सुबह यूनिवर्सिटी गए हैं, कॉलेज गए हैं, हमने देखा जी वहाँ पे नान टिक्की का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ सफ़ेद पराठा जो है, सफ़ेद आटे से बना पराठा है या सफ़ेद आटे से बनी ब्रेड है। अब ये वाली अगर आप कार्ब्स लेंगे तो इससे एक तो आपके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी होगी, हार्मोन्स के मसाइल होंगे और ये वाली कार्ब्स मोटापा करेंगी। तो इसलिए इन कार्ब्स को हमने अपनी ज़िंदगी से निकाला। डन हो गया। और आगे और भी बहुत कुछ पूछते हैं टीन एज के हवाले से। आज का हमारा प्रोग्राम है, वर्दा हमारे साथ ही हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ओके जी, वेलकम बैक। और बात हो रही है ग़िज़ा की। अच्छा, बच्चों को जैसे हम लोग बड़े होते हैं, हम लोग इस तरह के पीने के लिए कोई ना कोई चीज़ लेकर आते हैं आजकल, तो ये सेंस भी लोगों को बहुत आ गया। मैं भी कुछ ना कुछ रोज़ ही बना कर लेकर आती हूँ और पीने की कोशिश करती हूँ। हम बात क्योंकि टीन एज के ऊपर कर रहे हैं, तो बच्चों को कोई पीने में ऐसी चीज़ दी जा सकती है जिससे उनकी हाइट भी ज़रा बड़ी हो, उनके बोन्स के लिए स्ट्रॉन्ग हो? दूध से हट के भी कोई चीज़ हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल। एक तो मैं 3 ड्रिंक्स बताऊंगी और तीनों ड्रिंक्स ऐसी हैं कि जो बच्चों की हाइट भी ग्रो करेगी, बच्चों का मसल भी ग्रो करेगी। अगर आपका बच्चा फोकस्ड नहीं रहता, एनर्जी आपके बच्चे की बहुत ज़्यादा डिप्राइव रहती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, सबसे पहली जो रेसिपी है वो दूध से रिलेटेड है।
एक घर में बना प्रोटीन शेक। बच्चे बड़ा अट्रैक्ट होते हैं, दे गो टू द जिम टीन एज में, और बच्चे बड़ा अट्रैक्ट होते हैं हम स्टीरॉयडल पाउडर्स के प्रोटीन शेक्स लें। देखिए उनके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, टीन एज में वो गुर्दों को तबाह करते हैं। तो इसलिए एक नेचुरल होममेड जो प्रोटीन शेक हो सकता है, बहुत ही आसान है। 1 गिलास आपने दूध लेना है, 3 उसके अंदर आपने खजूरें ऐड करनी है, 7 बादाम की गिरियां ऐड करनी है, और उसके साथ साथ आप अंदर कोई भी अपने फेवरेट सीड्स जो है उसका 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। आप पंपकिन सीड ऐड कर सकते हैं, 4 मगज ऐड कर सकते हैं, 1 स्पून पीनट बटर का ऐड कर सकते हैं। ये एक नेचुरल प्रोटीन शेक है जिसकी जो कि 100% आपकी बॉडी में जाके अब्जॉर्ब भी होगा और आपकी मसल ग्रोथ और हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं दूसरी रेसिपी पे। अब दूसरी रेसिपी वो है कि अगर आपके बच्चे को भी दूध नहीं पसंद और दूध नहीं पीना चाहते, तो उसमें जो बेहतरीन हमारे पास ड्रिंक हो सकती है वो हो सकती है एक कोलेजन बूस्ट ड्रिंक। कोलेजन बूस्ट ड्रिंक बहुत ही आसान है। हर घर में चिकन और मटन बन रहा होता है, तो चिकन या फिर मटन, इसकी आप लोगों ने आफ्टर 2 डेज अपने बच्चे को डेली 1 कप जो है वो यखनी का देना है, ब्रूथ का देना है। अब आजकल मौसम आया हुआ है फिश का, तो आप फिश का भी ब्रूथ दे सकते हैं। अब फिश के ब्रूथ का क्या फायदा है? अगर आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ता, आपका बच्चा जो है उसके अंदर कोलेजन और मस्कुलर ग्रोथ दोनों नहीं हो रही। अब जो मछली होती है उसके अंदर गुड फैट्स, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 एक बड़ी ज़बरदस्त क्वांटिटी में मौजूद होता है। तो अगर आप उसके सिरों का मछली का सूप बना के 1 यखनी का ग्लास उसको डेली देंगे, तो आप देखेंगे चंद दिन में, अब वो कहते हैं ना बच्चे को खुराक लगने लग गई है, तो ये वाली चीज हो जाएगी। पट्टों की कमजोरी के हिसाब से भी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद तीसरी जो बड़ी ज़बरदस्त ये हमारे पास ड्रिंक आ जाती है, वो पहले भी मैं आपके शो पे बहुत बार बताती हूँ, इट इज ABC। आजकल के आइडियल मौसम में ज्यादातर जो हमारे हाइट के मसले, बच्चों का मसल ना ग्रो होना, वो ये तमाम प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं बच्चों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी से। तो अब आयरन तो हम अक्सर दे देते हैं, लेकिन आयरन प्रॉपर अब्सॉर्ब नहीं हो रहा होता। तो आयरन और उसकी अब्जॉर्प्शन दोनों के लिए एक जबरदस्त जो ड्रिंक हमारे पास हो सकती है, इट इज ABC जूस। A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट, C फॉर कैरेट। अब क्या होता है, इसके अंदर आप ऑरेंज भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें विटामिन C भी आ गया है, आयरन भी आ गया है, और जो बीटरूट है उसके अंदर B कॉम्प्लेक्सेस, B6, B9, B12 भी आ गया। इससे क्या होगा, मैक्सिमम आयरन अब्जॉर्ब होगा, जिससे मसल जो है उसका ब्रेकडाउन, उसका प्रॉपर ग्रो होना, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये तीनों ऐसी ड्रिंक्स हैं, मैंने हाइट के हवाले से भी गाइड कर दी, आयरन की जिन तीनों वजूहात की वजह से आपका बच्चा हाइट नहीं निकाल रहा होता और आपके बच्चे की एनर्जी बहुत डिप्राइव रहती है। अच्छा, इधर एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करना चाहूंगी। बीइंग अ डाइटिशियन, मैं बहुत ज्यादा काम करती हूँ स्कूल न्यूट्रिशन के हवाले से, कॉलेज न्यूट्रिशन के हवाले से। हमारे यहाँ एक बहुत फिजा गलत चीज की जाती है, आज जो बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। आपके बच्चे को लेसन याद नहीं होता, आपका बच्चे का पढ़ाई पे फोकस नहीं है, आपका बच्चा किताब खोल के बैठा रहता है लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आती। बहुत सारे बच्चे घर आके अपने पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं, मैं जब व्हाइट बोर्ड देखता हूँ या टीचर समझा रही होता है तो मुझे एकदम ब्लर फील होने लग जाता है, या मुझे 2-3 चीजें समझ आती हैं, उसके बाद मुझे चीजें समझ नहीं आती, या मैं जब भी चीजों को याद करना शुरू करता हूँ तो मुझे चीजें याद नहीं होती। टीन एज में आजकल ये होने वाला बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और उसके एट द रिजल्ट हम कह रहे होते हैं, पीटीएम पे माँ बाप गए हैं तो जी माँ बाप को टीचर्स कह रहे होते हैं कि आपका बच्चा जो है इसका पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं, इसका फोकस और चीजों पे है। देखें, आप ये चीज को नोटिस नहीं करते, उसका फोकस में भी उसकी मैल न्यूट्रिशन की वजह से हो रहा है, और वो बच्चे जिनका लर्निंग प्रोसेस स्लो होता है। अब आप अगर कंपैरिजन करें, एक बच्चा फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है या एक बच्चा जिसको सब कुछ बहुत अच्छे से याद हो रहा है, वो बच्चा बढ़िया अच्छा पिक कर रहा है,
उसकी कॉग्निशन वेल डेवलप है। हाँ, कुछ बच्चों का नेचुरली आईक्यू बेहतर होता है, लेकिन टीन एज में अगर प्रॉपर कॉग्निशन डेवलप नहीं होगी तो आपका बच्चा एकेडेमिया में बेहतर नहीं हो सकता। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीन एज के अंदर बच्चों की खुराक में 3 ऐसी चीजें जो हमारी कॉग्निशन को रीबिल्ड करती हैं, आपके दिमाग को एक्टिव करते हैं और आपकी ब्रेन डेवलपमेंट को बूस्ट करती हैं। 3 चीजें आपने बच्चे के नाश्ते में लाजमी ऐड ऑन करनी है, जिसमें 3 बहुत आसान चीजें हैं। खजूर, दूध, अंडा, ये तीनों ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी और उसके साथ साथ बी कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है। ये तीनों चीजें आपके बच्चे की कॉग्निशन को वेल डेवलप करेगा, जिससे आपके बच्चा अपनी जिंदगी में बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। आपके अगर देखते हैं कि टीन एज में यूजुअली पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं, हमारा बच्चा बहुत ज्यादा जो है वो सेल्फ एस्टीम हो गया, माँ बाप की सुनता नहीं है। आप ठीक है, उसके बिहेवियर है या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ आप एश्योर करें, आप उसको नाश्ता दे के नहीं भेज रहे तो उसने घर आके that's quite natural, वो करेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये एस्पेक्ट्स अपने बच्चे के जरूर क्लियर करें ताकि आपका बच्चा मैल नरिश ना हो और वेल डेवलप हो। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा, हाइट के ऊपर बहुत मसाइल आते हैं, तो ये हाइट के लिए ख़ास तौर पे लोग कहते हैं केले खिलाओ बच्चों को, और ऐसे कोई फ्रूट्स या कोई ऐसी सब्जियां जो आपको लगता है कि बच्चों को बहुत ज़रूरत है जो हाइट के लिए काम करेंगी, वो कौन सी हो सकती हैं? अच्छा, अगर हाइट की बात की जाए तो उसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, डेयरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दूध और दूध से बनी तमाम अशिया। अब होता ये है, हाइट क्यों डेवलप नहीं होती? जब बच्चे का मसल ग्रोथ नहीं हो रहा और जब बच्चे की बोन डेंसिटी इंप्रूव नहीं हो रही। तो एक तो ये है कि आपने कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों बच्चे की डाइट में लाजमी शामिल करना है। दही शामिल करें, दूध शामिल करें, आप कॉटेज चीज़ घर में बना पनीर शामिल कर सकते हैं, बच्चे चीज़ बहुत शौक से खाते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है, गुड प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो बच्चे जिनकी हाइट नहीं बढ़ी होती, समटाइम उनके अंदर वो प्रोटीन तो ले रहे होते हैं लेकिन कंप्लीट प्रोटीन नहीं ले रहे होते हैं या एक किस्म का प्रोटीन ले रहे होते हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसी डाइटरी ऑप्शंस लें जिनके अंदर कंप्लीट प्रोटीन मौजूद है। अब कंप्लीट प्रोटीन क्या है कि जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों आप इकट्ठे दे रहे हैं, जैसे शामी कबाब, पालक गोश्त, जैसे कि अंडा चने, जिसमें एक एनिमल बेस्ड हो एक प्लांट बेस्ड, इससे मैक्सिमम प्रोटीन की अब्जॉर्प्शन होगी और बच्चे की हाइट बेहतर होगी। थैंक यू सो मच वर्दा, बहुत ज़बरदस्त आपने टीन एज की हेल्थ के हिसाब से, उनकी सेहत के हिसाब से मैं बहुत कुछ बता दिया है। आई एम गोना लुक आफ्टर, ऑफ कोर्स। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मेरे पास आज जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है सोराइसिस, चंबल, ख़ारिश, इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि अब सर्दियों का मौसम आ गया नाज़रीन, और लोगों को इश्यूज़ जो है ना इसमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, आपको भी पता है। तो आज हमारे पास हकीम फरहान हनीफ साहब मौजूद हैं जो हमें इसका इलाज भी बताएंगे। हर्बल मेडिसिन्स के हवाले से हम इनसे पूछेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं, इसमें आराम हासिल किया जा सकता है, ये होती क्यों है और उनकी सारी वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरहान साहब, सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए कि ये एक ही फैमिली का हिस्सा है सारी, ख़ारिश, चंबल, सोराइसिस? जी बिल्कुल, ये एक ही फैमिली का हिस्सा है। तो बेसिकली होता यही कि सर्दियों में ये बीमारी क्यों बढ़ जाती है कि इसमें हम पानी बहुत कम पीते हैं और इस बीमारी का ताल्लुक़ खून के साथ बहुत गहरा है। जो खुलियात गैर मामूली इसमें इजाफ़ा हो जाता है, वो जब बनते हैं तो उससे ये ख़ारिश बढ़ जाती है। और ये मुतादी ज़रा थोड़ा सा मर्ज़ है, ये थोड़ा सा तंग भी करता है। पहले तो जब ख़ारिश होती है, अगर ख़ारिश का इलाज ना किया जाए सही तो बाज़ का फिर वो चंबल में कन्वर्ट हो जाती है, फिर चंबल का इलाज ना किया जाए फिर वो सोराइसिस वो मतलब और बढ़ जाता है। स्टेजेस स्टेज में ख़ारिश, फिर चंबल, फिर उसके बाद सोराइसिस। तो इसलिए जब ये मर्ज़ लगे तो फ़ौरी तौर पे इसका ख्याल किया जाए। और ये मर्ज़ बेसिकली हम इसे तिब्ब नबवी में कहते हैं कि ये इंसान के अखलात का बिगाड़ है। अब इंसान के अंदर खून, बलगम, सफ़रा और सौदा 4 चीज़ें हैं जिससे मिलकर इंसान की ये पूरा सिस्टम चलता है। अगर उसमें बिगाड़ पैदा हो जाए, अगर उसमें खुश्की बढ़ गई है, ड्राइनेस, सौदावी मर्ज़ आ गया है, सौदा बढ़ गया है, तो उससे फिर क्या होगा, ख़ारिश शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ इसका ताल्लुक़
ऐसे अफराद ख़ास करके जिनको सोराइसिस होता है, उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा, हर टाइम परेशानी में रहते हैं, जहनी तनाव रहता है और जिगर की ख़राबी भी इसका बहुत बड़ा सबब है। फिर ये क्या होता है, जब आपकी रूह भी और जिस्म भी दोनों एतदाल पर ना रहें तो फिर ये बीमारी शुरू हो जाती है। इसकी इब्तदाई अलामात क्या होती हैं? आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसको ये पहला स्टेज हो गया, खारिश वाला स्टेज है, या फिर उसको तो आम खारिश समझ के भी जो है ना वो तो छोड़ सकता है? इसमें आम खारिश जो है, हम आम खारिश का पहले इलाज करेंगे। अगर ड्राइनेस से पहले हम खारिश करते हैं तो वाइट कलर हो जाता है, आपको पता सर्दियों में अक्सर आप खारिश करें तो वाइट हो जाती है जल्द। खारिश अगर तो इस पर खारिश है, सिर्फ खुश्क खारिश है, तो उसका फौरी तौर पे इलाज किया जाए, पानी ज़्यादा पिया जाए और कोशिश की जाए सब्जियां, फल और सलाद, जूसेस वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, तो यह फौरी तौर पे ठीक हो जाती है। अच्छा। उसके बाद इसका बड़ा बेहतरीन इलाज तिब में है कि हम बाज़-औक़ात ऐसी दवाई देते हैं जो 1 या 2 दिन में खारिश बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद होता है अगर इसका इलाज ना किया जाए, मुसलसल रहे, तो फिर ये चंबल जिसमें अक्सर देखते हैं तो वो ज़ख़म एक जगह पे ऐसे बनता है जैसे दद्दर होती है, ठीक है, तो फिर वो बढ़ता जाता है, पूरे जिस्म पे आता जाता है। फिर उसके बाद अगली जो स्टेज होती है उसमें आपने देखा होगा कई दफ़ा कि ऐसे अफराद भी होते हैं जिनके चेहरे से वो वाइट कलर के या चांदी की तरह का वो छिलके उतरना शुरू हो जाते हैं, इनके चेहरे से भी, हाथों से भी, पूरी बॉडी पे ये आ जाती है। और बाज़-औक़ात तो ऐसे पेशेंट आते हैं वो बैठे बैठे खुद ब खुद खून रिसना शुरू हो जाता है, बाहर निकलना शुरू, जिल्द फटना शुरू हो जाती है। तो इसलिए इसका स्टार्टिंग में इलाज एलोपैथिक में तो इसका इलाज है ही नहीं। आम खारिश और इसकी खारिश में फ़र्क ये है कि ये खुश्क खारिश है और ये जब बढ़ जाती है तो ये इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि इंसान उठता बैठता, जिस्म के अंदर जलन, तकलीफ़, बैठा नहीं जाता, नींद नहीं आती, बल्कि उलझन बहुत ज़्यादा होती है इसमें। अच्छा, जिल्द पर छोटे छोटे धब्बे और ये जो खारिश में जो फ़र्क आपने बता दिया, मगर वो जो धब्बे है ये सोराइसिस की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। अगर किसी का सीवियर हो जाता है तो फिर ये छोटे छोटे धब्बे आ जाते हैं। हाँ, जब सीवियर हो जाता है तो फिर तो पूरी बॉडी पे आ जाता है। और ये अक्सर औकात पता क्या होता है, पहले पूरी बॉडी में फैलता जी, पहले होता है कि एक जगह पे हल्का सा होता है तो इंसान उसकी अगर मेडिसिन नहीं लेता, उसका इलाज नहीं करवाता, और ये होता भी ऐसे पेशेंट को जिनके अंदर सोदावी मर्ज होता है। सोदावी के बाद जब सोराइसिस में कन्वर्ट होता है, सोदावी मर्ज क्या होता है? सोदावी होता है जिसके अंदर ड्राइनेस, खुश्की। हमारे इसमें तिब में 3 मिजाज हैं, एक बवासीरी जहर होता है इंसान के अंदर, एक आतशकी जहर होता है, एक सुजाकी जहर होता है। ये जो होता है ये बेसिकली बवासीरी जहर होता है जो इंसान के अंदर, वो अब एक जगह पे है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी पे जाएगा। फिर उसके बाद जब ये बढ़ता है तो फिर गर्मी, खुश्की, जब सोराइसिस होता है तो उसका मतलब पता है इसके अंदर गर्मी भी हद से ज़्यादा आ गई है और खुश्की भी हद से ज़्यादा आ गई है। तो फिर जैसे ये गोश्त, ऐसे अफराद जो गोश्त खोर बहुत ज़्यादा है, गोश्त इस्तेमाल करते हैं, मुरगन अग़ज़िया, मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेटियाँ हों या आम इंसान, उनको भी बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि ऐसे अफराद जो मुरगन अग़ज़िया इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट, पान, नस्वार, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या फास्ट फूड, जंक फूड का, चाय का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, चाय की वजह से भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा लग जाती है। तो ये सारी लगी हुई है, आपको भी पता है ना। इसमें फिर हम कहते होते हैं कि अगर तो स्टार्टिंग में ही आप, बड़ा सादा सा इलाज है कि अगर आपको सिर्फ ड्राई खारिश हुई है, खुश्क खारिश हुई है, तो कुछ भी नहीं करना आपने। एक दवाई हम देते हैं, उसमें होती है गंधक आमला सार, काली जीरी और गेरू। ये 3 चीज़ें। कौन सी? ये तो पीले वाला, ये गंधक आमला सार है, ये जीरी है और गेरू। जीरे के फॉर्म की, मगर काली ज़्यादा होती है। काली जीरी है, काला जीरा, काली जीरी। ये जो हम खानों में भी इस्तेमाल ये खानों में कम होती है, ये अक्सर जानवरों को दी जाती है, तो अद्वियात में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो सर हमें क्यों दे रहे हैं जानवर? ये मैं बताता हूँ। अच्छा। ये आपने ये खाने के लिए मुसफ़ी खून है ना। हाँ। ये मुसफ़ी खून है और ये अद्वियात में डलती है, वैसे ये खानों में नहीं डलती। अच्छा, लेकिन अद्वियात की लिए इस्तेमाल की जाती है। उसमें तो कमाल का रिजल्ट है, खून की सर्कुलेशन को तेज करती है, खून में सफाई पैदा करती है। ठीक है, काली जीरी। अच्छा, ये काली, ये मुझे दोबारा नुस्खा सही से बता दीजिएगा, क्योंकि अच्छा ये ना इसमें आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर तक ना मैं गेरू भी दिखा देता हूँ। अभी ये काली जीरी और गेरू, गेरू रेड कलर का होता है, ठीक है। अच्छा। गंधक आमला सार, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। तीनों को 6-6 माशा ले लेना है। अब 6-6 माशा लेके इसका पाउडर कर लें। इसकी अब 3 पुड़िया बना लें। एक सुबह दही के साथ खानी है, एक दोपहर दही के साथ खानी है, एक शाम को सरसों के तेल में मिला के जिस्म के ऊपर लगा लेनी है। ठीक है, डन हो। और उस पूरे दिन में कोशिश करनी है दही ही इस्तेमाल किया जाए या कोई एक टाइम उबले चावल इस्तेमाल किए जाए। और ये ऐसा नुस्खा एक दफा ही अल्हम्दुलिल्लाह
लगाने से रिजल्ट मिल जाता है। इंशाल्लाह। एक न्यूज़ की ब्रेक है, विल बी राइट बैक। हकीम फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम सोराइसिस के हवाले से बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर किसी को हो गई है तो फिर वो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है? जब इसका इलाज कराया जाता है तो प्रॉपर क्योरेबल होती है, ये ट्रीटेबल होती जी, है? इसका हर्बल में बड़ा बेहतरीन इलाज है और प्रॉपर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसे पेशेंट हमारे पास जब भी आते हैं, हम एक तो हिजामा करते हैं, हिजामा में इसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। उसके साथ फिर जो मेडिसिन देते हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर सोराइसिस हो गया आपको, पूरी जिल्द पे आपके ऐसा मामला बन गया है, तो आप 1 महीना रोज़ाना दोपहर को दही का इस्तेमाल करें। दोपहर के टाइम पे खाना ना खाएं, दही का इस्तेमाल करें। उसके बाद लगाने, दही से इसका क्या ताल्लुक है? इसके अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो दही बड़ा फायदा दे इसका रही है? मिजाज गर्म खुश्क है इस बीमारी का। दही यहाँ पे रतूबत भी पैदा करेगा, सुकून भी पैदा करेगा, ठीक है। तो इसलिए दही, लेकिन इसके साथ ये नहीं कि आपने दोपहर को तो दही खा लिया, लेकिन सुबह आप अंडे खा लें फ्राई, शाम में आप फिश खा लें या मटन चिकन बीफ खा लें। आपने मुरगन अगजिया भी छोड़नी है। उसमें आपने अंडा भी? जी जी बिल्कुल, अंडे की सफ़ेदी खा सकती हैं, लेकिन पूरा एग उबाइल नहीं खा सकती। उसके साथ साथ फ्राई अंडा नहीं खा सकते, ठीक है। इस बीमारी में आपने अगर दोपहर के टाइम 1 महीना दही इस्तेमाल कर लिया और कोशिश की कि सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की जाएँ, सुबह के नाश्ते में दलिया जो इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद अनार, एप्पल, सेब इस्तेमाल किया जाए और फल जितने भी हैं तकरीबन वो सारे फल खाए जाएं, ठीक है। जूसेस का इस्तेमाल किया जाए, विटामिन सी वाले फल भी, सब गाजर का जूस है, फ्रूटर है, मौसमी है, किन्नू है, लेकिन किन्नू भी खट्टा ना हो, खटास वाली चीज़ें ना खाई जाए। अच्छा। तो इसमें साथ लगाने के लिए जो फौरी असर करता है, इनके जिल्द को नरम कर देता है, जो एक फौरी तौर पर तबीयत होती है, उसके लिए वैज़लीन ले, ये वाली सादा वैज़लीन ले लें 100 ग्राम, और इसमें 10 ग्राम मुशक काफूर 10 ग्राम डाल लें। अब ये क्या करेगा, आपने मुशक काफूर कौन से वाले होते हैं? वो जो हम कपड़ों के बीच में रखते हाँ जी, हैं? हाँ और जी, मुश्क काफूर। अच्छा। एक तो टिक्की होती है, लेकिन टिक्कियाँ उसमें असर कम होता है। गोली आपने वाले? ये खुला वाला ही लेना है। अच्छा, खुला लेंगे, बाजार से मिल जाता है, आम पंसार स्टोर की आइटम है ये। अच्छा। ये ले लें 10 ग्राम, लेके इसको अच्छी तरह इसमें मिक्स करके एक मरहम तैयार कर लें। अब ये मरहम पूरी बॉडी पे लगाएं तो इंशाल्लाह फौरी तौर पे बॉडी रिलैक्स में हो जाएगी और आपकी तबीयत फौरी तौर पे ठीक होना शुरू हो जाएगी। सोराइसिस को हमने खुश्क नहीं रखना। हाँ जी, ये भी इसका कोई मसला है ना, जिसमें बड़ी तकलीफ, इरिटेशन रहती है। फिर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास कोई करीब हिजामा स्पेशलिस्ट है, अच्छा तबीब, कोई जिसको इसके बारे में पता है, उससे आप साथ हिजामा करवा लें। तो मेरे पास कितने ही पेशेंट हैं जिनका 3 माह में अल्हम्दुलिल्लाह वो सोराइसिस ठीक हो गया और आज तक वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें सिर्फ थोड़ी सी परहेज़ जो है ना, लोग परहेज़ नहीं कर पाते। ऐसे लोग अक्सर औकात मुरगन अगजिया खाने के होते हैं, शौकीन होते हैं। तो ये अगर किया जाए तो इससे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई ऐसी दवाई जो घर सेफ हो और कैप्सूल बना के खा सके? दवाई के तौर पे बड़ी बेहतरीन है। उसमें ज़ीरा सफ़ेद घर में पड़ा होता है और ये तुख्मे कासमी कासनी, ये तुख्मे कासनी है, ये आम पंसार स्टोर से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद मीठा सोडा भी आम आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद गुले सुरख ईरानी, ये फूल है गुलाब के, ठीक है। यानी कि ज़ीरा सफ़ेद, तुख्मे कासनी, मीठा सोडा और गुले सुरख, ये वाला 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें जो है इसका वेट आप ले लें 100 ग्राम तीनों का, 100 ग्राम ले लिया। उसके बाद इसमें जो बाकी चीज़ें हैं उसमें है 2 फूल हैं। एक है ये गुले सुरख ईरानी, यानी कि गुलाब के फूल जिसकी गुलकंद बनती है। अच्छा, ये गुलकंद वाले फूल हैं। ये आम पाकिस्तान में लगे होते हैं गुलकंद वाले फूल, पाकिस्तानी बड़े बेहतरीन हैं जी। लेकिन ये ना जब पंसार स्टोर से लें तो उसे गुले सुरख ईरानी कहना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये है नीलोफर के फूल, नीलोफर के फूल, ठीक है। ये दोनों ले लें 50-50 ग्राम, ठीक है, ठीक है। और इसमें जो धनिया है ये ले लें 30 ग्राम, आम धनिया, ठीक है। अब इसमें ये कलमी शूरा ले लें 20 ग्राम, कलमी शूरा। तो ये आपको जो चीज़ें सारी बोली हैं इसका फ़ाइन पाउडर करके 1000 mg का कैप्सूल भर लें, सुबह शाम एक कैप्सूल। वैसे ये दवाई बड़ी मज़ेदार होती है, आप कैप्सूल ना भी भरें तो चम्मच का 1/4 हिस्सा सुबह शाम इसको खा लिया जाए। तो अगर ऐसा पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो कलमी शूरा ना डाले। तो ये नुस्खा इतना कमाल के अगर लगातार इसे 3 माह इस्तेमाल किया जाए तो इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन साथ मैंने लगाने के लिए वैज़लीन का है, दोपहर में खाने के लिए दही का है। तो सोराइसिस के लिए ये बड़ा बेहतरीन है।
और साथ अगर आप हिजामा करवा लें बहुत अच्छा है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप किसी अच्छे मुआलिज के पास जो भी आपके करीब हो उससे आप मशवरा करके ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सोराइसिस के जो पेशेंट होते हैं अगर उनको ये इस तरह की कोई कॉफ़ी वगैरह हो गई, क्योंकि आपको पता है कॉफ़ी की लोगों को वैसी लत लगी होती है, कोई ऐसे कावे हो गए तो वो उनके जिस्म का रुतूबात जो है वो चीज़ें ख़त्म तो नहीं कर देंगे? अगर कॉफ़ी है तो वो बंद करनी पड़ेगी। चाय है तो उसके अंदर 2 चम्मच देसी घी डाल के इस्तेमाल कर लिया जाए। अच्छा, वो पत्ती क्यों? कम हो, वो क्यों? क्योंकि वो ड्राइनेस नहीं पैदा होने देता। देसी घी रतूबत पैदा करता है। अच्छा। जो चाय का साइड इफेक्ट है उसको ख़त्म कर देता है। और चाय में आप सौंफ, सब्ज़ इलायची डाल लें। उसके बाद होता है कहवे के तौर पर, इसमें संदल सफ़ेद और धनिया और छोटी चंदन, जब इसका हम कहवा बना के साथ इस्तेमाल करेंगे फिर ना, रिपीट कर दें दोबारा, एक चंदन कही आपने? छोटी चंदन हाँ। और धनिया और संदल सफ़ेद, अच्छा। ये 3 चीज़ें ना आम ये पंसार स्टोर से मिल जाती हैं। ये देखें ये संदल सफ़ेद है और इसमें हमारे पास ये धनिया पड़ा हुआ है। हाँ। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। और इसका ना आप वो बना के ना तो इसका कहवा पी लिया जाए। छोटी चंदन भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये 2 चीज़ें ये हैं और छोटी चंदन में आपको दिखा देता हूँ। छोटी चंदन भी यहाँ पे मौजूद है। ये सर कैमरे हाँ, ये में थोड़ी देखिए, देर दिखा दीजिएगा। ये सही देखिए से। जी, ये तीनों ना कैमरे में मैंने दिखा दी हैं। छोटी चंदन असरोल, ये ऐसे लोग जो जिनको सुकून नहीं होता, बीपी हाई होता है, हर टाइम चक्कर आते रहते हैं, टेंशन एंजाइटी है, उनके लिए अगर इस तरफ छोटी चंदन का एक कैप्सूल भर के इस्तेमाल कर लिया जाए 500 mg का, तो इससे बॉडी फ़ौरन रिलैक्स हो जाती है। और ये तीनों चीज़ें खारिश का भी इलाज है, चंबल का भी इलाज है, सोराइसिस का भी इलाज है। तीनों के लिए बड़ी बेहतरीन है। इसका कहवा बना के पी लें, इसका फाइन पाउडर करके कैप्सूल बना के इस्तेमाल कर लें, दोनों सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी ऐसी और ग़िज़ा ये है? कैसे, एक और इसका बहुत बड़ा फायदा है, ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई रहता है तो ब्लड प्रेशर के लिए भी बेहतरीन चीज़ है। सादी यही 3 का नुस्खा? 3 चीज़ें बस, कोई और चीज़ नहीं। अच्छा फरहान भाई, मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी गलती है जो सोराइसिस के पेशेंट कर लेते हैं, या कौन सी ऐसी ग़िज़ा भी है वो भी बता दें जो नहीं खानी चाहिए और गलती में खा लेते हैं? एक तो कॉफ़ी तो आपने बोल दी पीने चंबल में, वाला खाने में भी। पेशेंट जो है, ऐसे पेशेंट एक तो अपनी सफाई का ख्याल नहीं रखते, दूसरा ओवर तो ईटिंग। नहाना ज़्यादा है इनको? बिल्कुल बिल्कुल। और जब नहाए तो नीम के पत्ते जिसको थोड़ी सी भी खारिश हो, जल्दी मर्ज हो, चंबल हो, सोराइसिस हो, बाल्टी में नीम के पत्ते डाल दें? उसे चाहिए कि नहाते हुए पहले पानी गर्म करे, उसमें नीम के पत्ते और बेरी के पत्ते डाल लें। इतना कमाल का रिजल्ट है। फिर इस पानी से अगर नहाया जाए तो आम जल्दी इमराज तो इसी से खत्म हो जाती है। ये तो वैसे आम के लिए भी अच्छा है, आम बंदे भी घर में करें। हमें करना चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि हफ्ते में 1 दफ़ा इसके साथ नहाना चाहिए। ये एंटी बैक्टीरियल है, बॉडी को सही फंगस है, साफ, ये अच्छा, इसका तो साफ भी अच्छा करता है बॉडी को। बेहतरीन है, फंगल बेहतरीन। कोई इन्फेक्शंस चीज़ें, बच्चों को भी बड़ों को भी खुद मेरे ख्याल से एक बार नहाना चाहिए कि टब है, जकूजी है, उसमें अभी पत्ते डाल के ना बिल्कुल पानी गर्म करके छोड़ के तो उसका असर ले। फिर उसके बाद ये जो चंबल है, चूँकि काफ़ी ख़तरनाक होती है, उलझन भी पैदा करती है, खारिश, नींद नहीं आती, बंदा उसको खारिश करता रहता है। इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक ऑयल और ये मरहम सी बनती है कि आप ले लें, सरसों का तेल ले लें। एक तो बड़ा सादा सा नुस्खा है, सरसों का तेल लेके ना, ये जमालगुट है, इसके बीज निकाल लें, ग्लव्स पहन के बीज निकाल के सरसों का तेल ले लें 50 ग्राम, यानी कि इससे हाफ ले लें। उसमें इसको रगड़ाई करें, इतनी रगड़ाई करें कि वो मेल्ट होकर मरहम बन जाए। यकीन करें ये 1 हफ्ते में चंबल का वो किला खमा कर देती है कि 1 हफ्ते में चंबल वहाँ से गायब हो जाती है। ये स्टार्टिंग में ये प्रोसीजर कर लिया जाए तो चंबल बढ़ेगी नहीं। सर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आते हैं। और आप भैया, ये जमाल गोटा खाना है किसी ने? पहले आपने एक को खिलाया था। मैंने पहले एक को खिलाया था, आज अगर किसी ने खाना है तो बताओ, ब्रेक में पूछती हूँ। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा फरहान भाई, हम क्योंकि सोराइसिस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये छूत है, लगती है क्या एक से दूसरे को? ये एक से दूसरे को लग जाती है। थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। जब भी आप घर में रहें तो कपड़े वगैरह एक दूसरे के नहीं पहनने चाहिए, टॉवल वगैरह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। तो मियाँ बीवी में भी आपस में नहीं, ऐसा कोई इस तरह मतलब आम फ़ौरन नहीं लग जाती, थोड़ा सा इसमें एहतियात किया जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब माँ है, बच्चों के साथ सोना है, बच्चों को पालना है, बच्चों को देखना है, अगर माँ को ये हो जाए तो माँ को फिर बच्चे। वो इसमें कुछ ऐसी बीमारी होती हैं, बाज़ औक़ात इसकी एक स्टेज होती है, उसमें ये आगे कन्वर्ट होती है। जब ये खारिश में होती है ना स्टार्टिंग में, तो खारिश एक दूसरे से लग जाती है। अच्छा। जब ये सोराइसिस हो जाता है तो ये फिर एक दूसरे के साथ
मिलने अच्छा, मिलाने ये से। एलोपैथी में भी इसका इलाज मौजूद है ना? एलोपैथिक में सिर्फ और सिर्फ इसका इलाज है, वक्ती ट्रीटमेंट है। अब वो कोई ना कोई ऐसी ट्यूब वगैरह मरहम वगैरह देंगे जो वक्ती तौर पर रिलीफ देगी, प्रॉपर इसका इलाज एलोपैथिक में नहीं है। अच्छा। ये हर्बल में ही इसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल है। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो इतने अरसे से इलाज करवा रहे हैं एलोपैथिक में, लेकिन इलाज नहीं हो रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ा बेहतरीन एक नहीं बहुत सारे इलाज है। तो ये विंटर्स में इतनी शिकायतें सुनने को क्यों मिलती हैं? इसमें psoriasis ड्राइनेस के होती है patient सामने आ ना, जाते हैं। पानी कम किया जाता है और ज़्यादा कह लें कि शादी ब्याह भी इसी मौसम में होती हैं। मुरगन अग़ज़िया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से सर्दियों में ज़्यादा होती है, ठीक है। और ऐसे अफराद जो हैं जिनको सोराइसिस हो जाए, ज़्यादा गर्म पानी से भी नहीं नहाना चाहिए। जैसे गर्म पानी से नहाने से आपके बाल भी ख़राब हो जाते हैं। तो सर्दियों में बहुत बड़ा मसला मगर बनता क्या करें? है। लेकिन उसे थोड़ा सा मोतदिल कर लें, गर्म और ठंडा मिक्स करके एतदाल पे लें, ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल ना किया जाए, तो ये इससे भी फ़र्क पड़ता है। और सूरज के बारे में बताइएगा। सूरज के बारे में, अगर सूरज की अच्छा, मैं दोपहर- आपको एक चीज़ बता दूं, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। बड़ी काम की बात बताने लगी हूँ। दुनिया सनब्लॉक पे लगी हुई है ना सर। मैंने बस 2-3 बार सनब्लॉक लेके लगाने की कोशिश की और मुझे सनब्लॉक सूट नहीं करता। मैं सनब्लॉक बिल्कुल नहीं लगाती और मेरी पूरी फैमिली में कोई भी सनब्लॉक नहीं लगाता। हम सबकी स्किन आपने देख ली है, बहुत अच्छी है, कोई मसला नहीं। मगर हमें कोई भी डॉक्टर आता है तो सबसे पहले सनब्लॉक के ऊपर डाल देता है, सनब्लॉक करो। हमें तो बचपन से नहीं इस्तेमाल किया, अब आके इस तरह सनब्लॉक उसके अंदर भी तो केमिकल्स होते हैं ना, हैवी चीज़ें होती हैं, स्किन पे जाके आपको रिएक्ट करती है। तो अब ये धूप जैसे हमें चीज़ें चाहिए। अब सोराइसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए धूप भी बड़ी इरिटेट करती है। उनके लिए धूप जो है, अगर वो सुबह जब सूरज निकलता है उस टाइम अगर उस सूरज में 15 से 20 मिनट बैठ जाएं तो ये जो है सोराइसिस का इलाज है। ओह जी, सूरज से बचना। सुबह के टाइम पे। आई गॉट इट। मुझे क्योंकि ये मेरी सुना था कि जो सूरज है उससे बचना है, सूरज तो खा जाएगा इसको। आप कह रहे हैं कि सूरज की सुबह वाली रोशनी लेनी है। इसके लिए बड़ी बेहतरीन है। और सिर्फ इसके लिए नहीं, विटामिन डी, हाँ। जितना अगर आप सुबह सूरज निकल रहा है उसमें आप 15-20 मिनट बैठ जाएं, आपका विटामिन डी कम नहीं हो सकता। हाँ। आपके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं आ सकती। टाइम भी बता दें आप, लेकिन कौन सा वाला दोपहर, वो सुबह जब सूरज निकलता है, आपको पता है जब सुबह आप वॉक कर रहे हो तो सूरज निकल रहा था, वो वाला टाइम है सबसे बेहतरीन, क्योंकि वो धूप तेज नहीं होती, बिल्कुल हल्की हल्की धूप होती है। दोपहर में धूप में निकलना सोराइसिस वाले बंदे के लिए खतरनाक है। बिल्कुल सूरज की जो रोशनी है वो ज्यादा तेज नुकसानदेह है। मगर ये जो केमिकल होता है ऑलरेडी सनब्लॉक के अंदर ना, तो ये तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फिर अगर ये लगाते हैं पेशेंट और उनको डॉक्टर्स दे देते हैं कि भाई आप सोराइसिस के पेशेंट हैं, आपको धूप से जो सूरज से बचना है, आप सनब्लॉक लगाएं। अब वो सनब्लॉक के अंदर भी तो कितना केमिकल होता है, आम बंदे को तो नहीं समझ। अब वो जब उसके ऊपर लगाएगा तो मजीद ख़राब नहीं हो जाएगा? उसकी जगह पे वो ये जो मैंने बताया था वैसलीन और काफूर, ये मिला के लगा ले तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। इससे भी अच्छा सिर्फ मक्खन लेके, तो मक्खन अपने ऊपर से मसाज कर ले तो वो बड़ा बेहतरीन है। एक तो ऑयली रहेगी जगह और उसको नुकसान नहीं होगा। इसके बाद अक्सर हम फल खाते हैं, फल का जो छिलका है वो पकड़ के ऊपर मल ले, वो कोई भी फल हो, सेब का छिलका लेके ऊपर मालिश कर लें। उसके बाद केला है, इसका छिलका पकड़ के ऊपर रब कर लें। ये जो फल है ये खा लें, इनका छिलका रब कर लें, ये भी उसको नरमी पैदा करता है, ड्राइनेस तो खत्म करता है। मैं कल डाई करा के आई तो मैंने भी फौरन बाल खुश्क हो गए थे, मैंने मक्खन ही लगा लिया, देसी घी नहीं पड़ा था, मैंने मक्खन लगा लिया, शावर किया, बाल नरम हो गया। क्योंकि आपको पता है डाई से भी खुश्क हो जाते हैं, तो खुश्क जल्द के लिए भी मक्खन हो, ये सारी चीज़ें हर्बल है। लेकिन इसमें ना जब चंबल हो ना उसी में इलाज कर लें तो बेहतर है, इसको बढ़ने ना दें। चंबल में अब बेहतरीन इलाज एक और चीज़ है, अगर आपके पास ये पड़ा है, ये देखें, ये है तारपीन ऑयल, ये ले लें 50 ग्राम। और इसमें तारपीन ऑयल कौन सा? तारपीन ऑयल, ये मैंने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में बताया था, ये जो ट्रांसफ़र होते हैं ना इसके अंदर ये वाला ऑयल होता है। अच्छा जो बिजली जी, वो वाला तारपीन है। ये तारपीन ऑयल ले लें 50 ग्राम, इसमें काफूर ले लें 10 ग्राम। इसको मिक्स करके जो भी आपके, जहाँ पे भी आपके चंबल है किसी भी हिस्से में है, वहाँ पे लगाएं। ये हफ्ते से 2 हफ्ते में बिल्कुल निशान तक ख़त्म कर देता है। ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेज पे अंदरूनी तौर पे क्या करना है, अंदरूनी तौर पे सोराइसिस है, चंबल है, उसके लिए बड़ा बेहतरीन है। ये हमारे पास अर्क पड़े हुए हैं, अर्के मुंडी, ये पड़ा हुआ है मेरे पास अर्के मुंडी, ये ले लें। और इसके बाद अर्के उशबा, ये फौरी तौर पे इलाज है, यानी कि आज से आप पीना शुरू करेंगे फौरी रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद जब सोराइसिस हद से बढ़ जाता है, उसमें जलन पैदा हो जाती है, तो फिर उसमें अर्के मको, अर्के कासनी, अर्के बजूरी और अर्के गाउजबान, ये चारों अर्क लेके इसको मिक्स करके आधा कप कर लें और आधा इसमें पानी मिला लें।
तो ये जब सोराइसिस में जलन पैदा होती है, ख़ारिश होती है, उसके लिए हतमी इलाज कह लें कि आप ये पिलाना शुरू करेंगे, फौरी तौर पे जिल्द में जो आपके जलन है वो ख़त्म हो जाएगी। और शरबत में शरबत उनाब ये फौरी तौर पर रिलीफ देता है, ये मुसफ़ी खून है, खून को साफ़ करता है, फौरी तौर पर रिजल्ट है। फिर एक दवाई होती है फटकड़ी ले लें आप, ठीक है, संगे जराहत ले लें आप, और गेरू ले लें। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेके इसका एक माशे की खुराक या कैप्सूल 1000 mg का भर के ना, वो आप एक कैप्सूल ही खाएंगे, फौरी तौर पे सुकून हो जाएगा। और ये 3-4 दिन दवाई खाने से ना आप एक दफ़ा कहेंगे कि मुझे तो सोराइसिस ख़त्म हो गया, लेकिन इसका इलाज तो चलेगा, लेकिन सुकून फ़ौरन हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल करने से तबीयत फौरी तौर पर बहाल हो जाती है। फिर उसके बाद ये फ़ी ही शिफाउल लिन्नास, शहद को शिफा कहा गया। शहद से एलर्जी का इलाज इतना कमाल का है, आपको ख़ारिश है, आपको चंबल है, आपको सोराइसिस है, खुसूसन सोराइसिस वाले मरीज़ अगर सुबह नहार एक गिलास, जैसे वो घड़े का पानी हम कहते हैं, ना ज़्यादा ठंडा हो ना गर्म हो, घड़े का पानी हो एक गिलास, उसके अंदर 1 से 2 चम्मच बेरी का शहद हो, 1 नंबर छोटी मक्खी का, वो डाल के पिए तो मैं गारंटी से कहता हूँ एलर्जी, ऐसे लोग जिनके होंठ सूज जाते हैं, जैसे ही कोई बीफ खाया होंठ सूज गया, एलर्जी हो गई, या ख़ारिश बहुत ज़्यादा है, तो ये पहले दिन से फ़र्क पड़ेगा। 1 महीने बाद आपको पूरे जिस्म पे एलर्जी नज़र नहीं आएगी, सिर्फ शहद, लेकिन शहद खालिस हो। अक्सर आजकल जो शहद मिलता है ये खालिस नहीं है, ये शहद ना हो, खालिस शहद हो। सुबह निहार 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच डाल के पिए जाएँ तो बेहतरीन रिज़ल्ट है। उसके बाद यही जो चंबल है, इसके लिए बड़ा बेहतरीन है, ये ले लें, ये अख का पत्ता है, अख के पत्ते ले लें, जो इसको पान का पत्ता खाते हैं वो नहीं है? नहीं, ये अख का पत्ता है, आग का पत्ता। बरगे मिदार। ये अक्सर आप देखती हैं प्लाटों के अंदर लगे होते हैं, जहां भी रहती हैं ना आप देखेंगे ना, साथ ही आपको प्लाट में नजर आ क्या जाएगा। पहचान है इसकी? ये काफी बड़ा होता है, और ये पौधा ऐसा कि हर जगह हो जाता है। यहाँ पर तो लोगों को बच्चों के नाम भूल जाते हैं। हम ये वही पत्ता जिसका कहते हैं कि अगर सांप ने काट लिया तो उसको चबाना शुरू कर दे, ठीक है, तो ठीक है, ये फौरी तौर पर उसका असर अच्छा, खत्म कर ठीक देता है, है। ठीक है, ठीक फिर ये उसका, इसमें ना एक और बहुत बड़ा इलाज है, अगर आपको टीबी भी है, लंग से बलगम रेशा निकल नहीं रहा, उसका इलाज है। अगर आपके अक्सर औकात बुखार रहता है, बच्चों को बुखार रहता है, उसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। खांसी का इलाज है, लेकिन इसका चंबल का इलाज भी इसमें बड़ा ज़बरदस्त है। आप ये पत्ते लें, साए में खुशक कर लें, इसके बराबर आपने फिर क्या करना है, ये चीनी डाल लेनी है, इनको आपने ग्राइंड कर लेना है। अब 2 चुटकी सुबह दोपहर शाम खानी शुरू कर दें तो इसमें चंबल का इलाज है, इसमें बुखार का इलाज है, इसमें नज़ले का इलाज है, इसमें अगर आपके लंग्स में से रेशा नहीं निकल रहा, खांसी नहीं जा रही, उसका इलाज है। यानी कि एक ही चीज़ से आप कितने सारे इलाज कर सकते हैं। लेकिन चंबल के लिए तो बड़ा बेहतरीन है, क्योंकि ये इसका मिजाज बनता है तर गर्म, तो जब सोराइसिस होता है तो वो गर्मी और खुश्की की वजह से होता है, तो उसके इलाज के लिए हमें तर गर्म चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जैसे दलिया जो है वो खाने से भी सोराइसिस वाला पेशेंट बड़ी जल्दी ठीक हो जाता है। क्या बात है फरहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी तरीके से आपने गाइड किया। ये कंप्लीट रील सेव कर लीजिएगा, जो लोग सोराइसिस के पेशेंट हैं या आपके घर में कोई है, उनके लिए बहुत कारआमद रील है। आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज़ से आप अपना घर में इलाज कर सकते हैं, और ये लाइलाज ये जाते जाते एक चीज़ जी बता दें, ये बड़ी ज़रूरी है, अफसन 3, ये अक्सर ये पंसार स्टोर से मिल जाती है यहाँ, अफसन 3, 1 नंबर अफसन 3 ले लें, इसके 500 mg के कैप्सूल भर लें पाउडर करके, ख़ारिश के लिए, चंबल के लिए, सोराइसिस के लिए, जल्दी बीमारियों के लिए, यहाँ तक कि बाज़-औक़ात ये फर्स्ट स्टेज में कैंसर हो तो उसका भी ये इलाज है। वाह, इसका इस्तेमाल किया जाए तो बड़ा बेहतरीन रिजल्ट आता है। सुभान अल्लाह, थैंक यू सो मच फरहान भाई, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कम बैक। एक सिंगर है जिनको हमने आपको मधु किया है, और हमारे पास ऑलरेडी इनके बेटे जो है पहले प्रोग्राम में आ चुके हैं, और इनके बेटे ने कहा था कि आप इनकी जो है ना आवाज़ सुने, मतलब इनकी आज जो मैं आपको आवाज़ सुनाने लगी हूँ वो बिल्कुल इस तरह से गाती हैं जैसे नूरजहाँ जी की टोन में, नूरजहाँ जी के स्टाइल में। आज समीना मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जी समीना जी, कैसी है? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं फिजा जी? ठीक है, ठीक ठाक। आज मुझे भी साड़ी पहननी चाहिए थी, हम क्योंकि मैडम जी को ट्रिब्यूट मेरी जान आप लागी प्यारी रही है। अच्छा, मैंने 1-2 बार गेटअप किए हुए मैडम जी के, खुद मेकअप करके मैंने बड़ी कोशिश की, मगर उन जैसा स्टाइल कैरी करना यार बहुत मुश्किल आपका भी होता तो गाने कमाल हैं, क्या कमाल है, आपका प्यार है बस। मगर मैं प्रॉपर, आपको पता है मैं सिंगर प्रॉपर नहीं, बस मैं शौकिया गाती हूँ, और मैंने कभी वो वाला शौक भी नहीं किया कि मैं प्रॉपर सिंगर बनूँ।
मुझे बस ये कि जो मुझे अगर आप गा लेंगी तो पीछे जाके आपका गाना इधर भी नहीं नहीं, गुनगुनाना मैंने शुरू कर आपका प्रॉपरली जो सॉन्ग सुना है जबरदस्त है और इतना वायरल माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया हर शादी ब्याह पे वही गाना चलता है। दूंगी। बस बहुत शुक्रिया आपका, ये प्यार अल्लाह है। का करम है आप पे खास। बस अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली। मगर आज मुझे पहले बताएं नूर जहाँ जी के हवाले से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आज हम उनको ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह जी, मैं ये आपको मुबारकबाद बल्कि अपने सब सुनने वालों को मुबारकबाद देना चाहूँगी। मैडम नूर जहाँ जो हैं वो मुल्क का बड़े सगीर का एक ही नाम है, बस, हाँ। जो है मैम नूर जहाँ। बेशक। और उनको गाना क्या उनको सोचना भी बहुत मुश्किल है। वाह। और हम लोग जो न्यू जनरेशन है या अब तक जो सिंगर गा रहे हैं उन्हीं के जैसे पंजाबी भी जो खट्टे उन्होंने खाते पे उनको ही हम लोग मैं भी बीच में हूँ कि उनको गाते हैं तो हमें जो रियासत मिलती है गाने की और जो सूझबूझ मिलती है उन्हीं से गाने से मिलती है। अरे वाह, मतलब एक बंदी ऐसा नाम बना के काम करके चले गई कि अब जो नस्ल दर नस्ल लोग आ रहे हैं ना तो उन्हीं का हम कह सकते हैं हम उन्हीं का खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है ना। कुछ सुनते हैं आपसे इससे पहले कि टाइम ख़त्म हो जाए, ज़रूरी है कि सबको सुनाना है। हमने क्या सुनाने लगी हैं? जी मैं मैडम जी का बड़ा ही मशहूर, जैसे कि आज का मौसम है हाँ। उसी के हवाले से। वाह, चलिए। आपकी इजाज़त से। आया मौसम तेरे मेरे मेरे तेरे तेरे मेरे मेरे तेरे प्यार दा आया मौसम तेरे मेरे मेरे तेरे मेरे तेरे तेरे मेरे प्यार दा आया मौसम अग बलदी जावे तेनू समझ ना आवे बुरा हाल होया दिल बेईमान दा आया मौसम तेरे मेरे मेरे तेरे मेरे तेरे तेरे मेरे प्यार दा आया मौसम। ख्यालां विच डुबिया हानियां ए रुत्तां कलियां गुजारियां नहीं जानियां केड़ियां ख्यालां विच डुबिया हानियां ए रुत्तां कलियां गुजारियां नहीं जानियां एक जालिम सरदी दूजा यार बेदर्दी जेड़ा लाके बुझोड़ी नहीं जानदा आया मौसम तेरे मेरे मेरे तेरे मेरे तेरे तेरे मेरे प्यार दा आया मौसम। विच वस के सताई दा नहीं ढोलना तू भी सिख किसे कोलों दुख सुख बोलना सां विच वस के सताई दा नहीं ढोलना तू भी सिख किसे कोलों दुख सुख बोलना दिल शीशा मेरा बिच मुकड़ा तेरा की पैदा तरेना पान दा आया मौसम तेरे मेरे मेरे तेरे तेरे मेरे मेरे तेरे प्यार दा आया मौसम। बहुत मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा एक तो ये गाने की जो भी आपने चॉइस की ना कि आया मौसम तेरे मेरे मेरे तेरे प्यार का,
ये वो वाला गाना है जो मैडम जी का अभी इतनी ज़्यादा सुनने में नहीं मिलता। जी, जी। अब ये वाली रील जो है ना, ये बड़ी वायरल होनी है आपकी, आप देखेगा, क्योंकि इतनी मिठास से, इतने प्यारे से, और आपने चॉइस भी वो निकाली जो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे नहीं था, अब इसको ट्रेंडिंग पे आप लेकर आएंगी, क्योंकि जो लोग उनको सुनते रहे उन सबने तो ये गाने सुने हुए, मगर हमने नई यूथ को भी इनके गाने सुनाने हैं ना। यस, उसमें से एक ही आपने पिक किया आज, मज़ा आ गया मुझे इसका। थैंक्स। कोई एक और आप ही की चॉइस जी, आज मैं उनको तो मेरा ट्रिब्यूट दिल पेश भर कर रहे हैं आप। Yes, बढ़ बिल्कुल। चढ़ के आ जाए आगे। जनाब, ये फिजा अली की नजर अरे है, वाह। आपकी ड्रेसेस, आपकी ड्रेसिंग स्पेशली। देखिए मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलियां ते प्यार कहानी, मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलियां ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलियां ते प्यार कहानी, सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलियां ते प्यार कहानी। शाख नजारे देन गवाही, मिलके तुर पे प्यार दे राही, जद तक साने तेरी कसमें मैंने सड़ी पल दी जुदाई, अखियां ने खेड रचाई, कमली दी होश पलाई, जुल्फां भी होइयां परेशान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलियां ते प्यार कहानी। हथ ने मेरे हर पासे अग बल दी जावे, मैं सड़ बल के उम्र गुजारा, प्यार न कोई नजर न आवे, तपियां ने सर्द हवावां, तेनू में की समझावा, बनना है कानून जान, मौसम होया है बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी, भुलियां ते प्यार कहानी। आए हाय, सर आपको तो सारे गाने आते होंगे, आपको तो माशाल्लाह एक एक। अच्छा, वो भी आपको आता है, हाय जालिमा मेरी जान चले दिल भर जानिया, इन्हीं का था ना एक बड़ा अच्छा गाना। जी, मगर जी। उर्दू का कोई अगर आप सुना दें। जी जी बिल्कुल, उर्दू का तो फिर कोई गजल भी आप सुना सकती हैं उर्दू, जी। क्योंकि क्या वैरायटी है भाई। मैं जनाब, नहीं आपकी पसंद ये अल्लाह की देन है, सब ही बहुत अच्छे हैं। मैं समझती हूँ कि मैं तो बस कोशिश करती हूँ, सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, मुझसे भी बहुत अच्छा लोग हैं। बहुत अच्छा सुने। वो आपको आता है वाला नियत मैं शौक। तेरे संग यस, कैसा- चलिए ठीक है, जी। आए हाय, ये तो मेरी फरमाइश पे तुम सबके लिए सही है। अंतरा वेक बोला नहीं वाह, ये तो मुझे पसंद है। तू समंदर है मैं ला के साहिलों की यार, क्या गाले, वाह क्या बात है भाई। जितने लोग आज टीवी देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, मैडम नूरजहां जी के लिए हाथ उठा के दुआ कीजिएगा, उनकी मगफरत के लिए, उनकी जन्नत के इलाही लिए, आमीन, उनकी इलाही आखिरत आमीन। के लिए सब दुआ इलाही कीजिएगा। आमीन। वो जन्नती खातून है। बेशक। आपको पता है कि मैम नूरजहां जो जी हैं, बेशक। वो हमारे मुल्क का सरमाया था। क्या बात। और 27 का दिन देखिए था, कितनी बड़ी रात। वो तो खुद बख्शिश है।
अल्लाह ने उनको अपने पास बुलाया। लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं बताया, नूरजहां जी की जो कब्र है ना जी जी कराची में जी, उसकी कब्र की बस 1-2 कब्रें छोड़ के छोड़ मेरी के। अम्मी की कब्र है। अच्छा हाँ, तो अम्मी की 29वीं रात को डेथ हुई थी मेरी अम्मी की। और मेरी अम्मी भी ना नूरजहां जी के ऐसे ही गाने गाती थी जैसे आप शौक से गाती हैं। हर वक्त हम बच्चों को गाने गा गा के पाला है उन्होंने। ऐसे टीवी पे तो नहीं उनको मौका मिला, मगर ऐसे उन्होंने ना सब हमें गा गा के ही पाला है लोरियों में। माशाल्लाह। और नूरजहां जी की कब्र पहले, जब मैं अम्मी की कब्र जाती हूँ तो पहले वो मिलती है, हाँ। मैं पहले उनको फातिहा करती हूँ, उसके बाद फिर अपनी अम्मी की कब्र पे आती हूँ। तो मेरी अम्मी की कब्र से पहले मुझे वो मिलती हैं। क्या बात, ये आज मैं बता रही हूँ बैठ के। ये तो जबरदस्त है यार, और इसीलिए तो आप इतनी सुरीली हैं। हाय, बस देख ले, प्यार मेरा सिलसिला नूरजहां जी से कहाँ से चल रहा है। हाँ, आप इसीलिए सुरीली भी हैं और बहुत अच्छी भी हैं, बहुत प्यारी भी हैं। थैंक यू सो मच। चलो जी जी। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर में साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर में साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे, तू चले तो सितारे भी चलने लगे आंसुओं की तरह। क्या बात है। तू चले तो सितारे भी चलने लगे आंसुओं की तरह, आंसुओं की तरह। तेरा मन बने मेरा हर रास्ता, तू समंदर में साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे, तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले, मैं दीवानी तेरी। मैं तेरे संग कैसे। हाय हाय हाय। सिनाब तो वो भी बड़ा अच्छा गाती होंगी नहीं, सागर रोए लहरें शोर मचाए। हाँ जी, मैंने एक स्पेशली मैडम जी का नियत शौक भरना चाहिए। हाय हाय हाय, सुने सारे उठाओ, सारे अच्छे गाने। आपकी नजर जी तू भी दिल से वाह, उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद,
तुझको दे के बाद आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। आपकी नजर ना मिला कर उदास लोगों से, आहा क्या बात है। ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। वाह 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 वाह। आरज़ू है कि तू यहाँ आए, क्या बात है। आरज़ू है कि तू यहाँ आए और फिर उम्र भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियते शौक भर न जाए कहीं। वेरी नाइस। जी आप जी आप बहुत खुश रहें, बहुत सारी खुशियाँ, ढेरों खुशियाँ आप हासिल करें। और मैं आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगी प्रोग्राम के कि ये वो लोग हैं जो इतने बड़े बड़े लेजेंड्स को गाते हैं, इनकी कितनी रियाजत होगी, इनकी कितनी एफर्ट मेहनत होगी। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोगों की जो महफ़िल हैं, जो फंक्शंस होते हैं, आपके मेहंदी के फंक्शंस होते हैं, शादियों के, ऑल्सो आप स्टेज पे एज कॉन्सर्ट्स, इन लोग को, हमारे पास ट्रेंड नहीं है, जिस तरह के सही गायक होते हैं इनको उसी तरह से स्टेज पे बिठाएं और इनको सुने। बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में लोग जाके सुनते हैं ऐसे लोगों को। हमें ये प्लेटफॉर्म इन सिंगर्स को देना पड़ेगा, हमें इस तरीके के कॉन्सर्ट्स भी सुनने पड़ेंगे। आज के जो दौर के हम कॉन्सर्ट्स या म्यूज़िक सुन रहे हैं वो मुझे तो नहीं समझ आती है, शायद जैन अल्फ़ा को समझ आती हो, मगर वो भी बेचारे मुश्किल से समझ रहे हैं। नए तरीके का म्यूज़िक, नए तरीके के गाने, फिर बाज़ौक़ लोग कहाँ गए वो जो इस तरह की मौसीकी सुनते थे। प्लीज़ ज़रा रिक्वेस्ट कीजिए, मैं कहती हूँ उन ऑर्गेनाइज़र से, उन लोगों से कि इन लोगों को काम दें, इन लोगों को जगह दें। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।